अब हम पढ़ेंगे मरमर्स के बारे में। देखो मरमर्स के अंदर ना दो कंडीशंस अगर फुलफिल हो गई तो मरमर आएगा सुनने में। कौन सी दो कंडीशंस होती है? पहली कंडीशन होती है कि जो ब्लड है ये एबनॉर्मली हाई प्रेशर ग्रेडियंट के अक्रॉस फ्लो करना चाहिए, तब जाके आपको मरमर सुनाई देगा। और ये जो ब्लड है आपके अबनॉर्मली हाई प्रेशर ग्रेडियंट के अक्रॉस तब फ्लो करेगा जब जो डिफेक्ट है जिसके थ्रू आपका ये ब्लड फ्लो कर रहा है वो ओपन हो। तो दो कंडीशन है जिसके बाद आपको मरमर सुनाई देगा। एक, ब्लड ब्लड जो है एबनॉर्मली हाई प्रेशर ग्रेडियंट के साथ फ्लो करना चाहिए, और जो डिफेक्ट है वो ओपन होना चाहिए। अब ये दोनों कंडीशंस जिस फेज ऑफ कार्डियक साइकिल में फुलफिल हो जाएगी उस टाइम में आपको मरमर दिखेगा। अगर ये दोनों कंडीशंस आपके सिस्टोल में पूरी हो जाएगी तो आपको सिस्टोलिक मरमर दिखेगा। अगर आपकी ये दोनों कंडीशंस डायस्टोल में पूरी हो गई तो आपको डायस्टोलिक मरमर दिखेगा। तो ऐसी बात है। तो अब हम मरमर्स के टाइप्स देखते हैं। पहला जो है आपका इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, नाम से ही पता चल रहा है कि इजेक्शन के फेज के दौरान जब आपका इजेक्शन होता है आपके राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है आपके ब्लड एओर्टा के अंदर। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर बेसिकली आपका इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर आ जाएगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? स्टेनोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एओर्टिक स्टेनोसिस और पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा तो वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से ज्यादा प्रेशर से ब्लड जो है वो मूव करेगा किसके अंदर? इनटू द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। इसीलिए जो ब्लड है ये हाई प्रेशर के साथ जाएगा ड्यूरिंग द इजेक्शन फेज। इसीलिए हमने इसको क्या बोला? इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर बोला। साथ में अगर आपका ब्लड वॉल्यूम जो इजेक्ट हो रहा है वो ज्यादा है, लाइक इन हाई कार्डियक आउटपुट स्टेट्स, तो उसमें भी हाई प्रेशर से ब्लड जो है इजेक्ट होगा पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के अंदर। तो वो तीनों कंडीशंस एएस, बीएस और आपका वो स्टेट जिसके अंदर कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है, उन तीनों में आपको जो है इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर सुनाई देगा। अब ये इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर किस तरीके से बिहेव करेगा, मतलब किस तरीके से आपको सुनाई देगा? ये बेसिकली शुरू तब होगा जब आपका सेमिलुनर वाल्व जो है ओपन होगा, क्योंकि जब तक सेमिलुनर वाल्व ओपन नहीं होगा तब तक ब्लड आपका फ्लो करना शुरू ही नहीं करेगा वेंट्रिकल से आर्टिकल आर्टरी के अंदर। ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। तो ये शुरू तब होगा जब आपके सेमिलुनर वाल्व जो है ओपन हो जाएगी, और ये पीक करेगा मिड सिस्टोल में। रीजन क्या है पीक क्यों करता है मिड सिस्टोल में? क्योंकि जो पैटर्न आपके इजेक्शन का होता है, इजेक्शन का जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो मिड सिस्टोल के अंदर पीक करता है। इजेक्शन के दौरान जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो मिड सिस्टोल के दौरान पीक करता है, इसीलिए जो मरमर का साउंड है वो भी मिड सिस्टोल के टाइम पे पिक करेगा और बाद में नीचे आ जाएगा। इस मैनर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो मैनर। मतलब पहले चढ़ेगा आवाज और फिर नीचे घट जाएगा, क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो मैनर। और पीक कर रहा है ड्यूरिंग मिड सिस्टोल, तो इसकी वजह से इसको दो और नाम पड़ गए, एक मिड सिस्टोलिक मरमर और एक क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो मरमर। और ड्यूरिंग इजेक्शन फेज हो रहा था इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। अब दूसरा जो हम मरमर पढ़ेंगे दैट इज पैन सिस्टोलिक मरमर। मतलब जो दो कंडीशंस थी मरमर की, क्या थी? पहला, डिफेक्ट ओपन होना चाहिए, और दूसरा प्रेशर ग्रेडियंट हाई होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस पूरे सिस्टोल में अगर मेंटेन्ड है तो पैन सिस्टोलिक होलो सिस्टोलिक मरमर सुनाई देगा। अब और ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें ये दोनों कंडीशंस पूरे पैन सिस्टोल के दौरान होती है? पहला, वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है वो राइट वेंट्रिकल से बहुत ज्यादा होता है ड्यूरिंग द सिस्टोल, ड्यूरिंग दी होल सिस्टोल। और आपका डिफेक्ट जो है वो ओपन है, इसीलिए ब्लड फ्लो करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल के बीच में, और आपको पैन सिस्टोलिक होलो सिस्टोलिक मरमर सुनाई देता है। आप सवाल पूछोगे कि ये जो डिफेक्ट है डायस्टोल में भी तो ओपन ही रहेगा, तो डायस्टोल में क्यों ब्लड फ्लो नहीं होगा, डायस्टोल में प्रेशर ग्रेडियंट क्यों नहीं होगा? तो बात यह है कि डायस्टोल के दौरान देर इज नो प्रेशर डिफरेंस, नो प्रेशर ग्रेडियंट इन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। अगर कोई प्रेशर ग्रेडियंट ही नहीं होगा तो ब्लड का फ्लो ही नहीं होगा ड्यूरिंग डायस्टोल। ये बात है। फिर हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन जिसमें आपको पैन सिस्टोलिक मरमर दिखेगा, दैट इज क्रॉनिक एमआर। क्रॉनिक एमआर मतलब क्रॉनिक माइट्रल रिगर्जिटेशन। माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम के अंदर लीक करता है इस माइट्रल वेल्व के थ्रू। तो आपका प्रेशर ग्रेडियंट होगा ड्यूरिंग द सिस्टोल, प्रेशर ग्रेडियंट होता है ड्यूरिंग सिस्टोल, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है लेफ्ट एट्रियम से ज्यादा होता है, इसीलिए ब्लड जो है वो आपके माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर ऊपर फ्लो कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम की तरफ फ्लो कर रहा है। लेकिन क्रॉनिक, आप ये सोचोगे कि भाई अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड जा रहा है तो आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड फील हो रहा है ना, तो लेफ्ट एट्रियम का भी प्रेशर बढ़ जाना चाहिए। तो ये कंडीशन है आपकी क्रॉनिक एमआर। क्रॉनिक एमआर में क्या होगा ना, आपका लेफ्ट एट्रियम डायलेट कर जाएगा। जब लेफ्ट एट्रियम डायलेट कर जाएगा तो उसके अंदर ब्लड आने से भी उसका प्रेशर जो है वो लोअर ही रहेगा एज कंपेयर टू दी लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग होल सिस्टोल। इसीलिए पूरे सिस्टोल में आपके लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर कम रहेगा एज कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल, और ब्लड का फ्लो जो है वो चालू रहेगा, जिससे आपको पैन सिस्टोलिक होलो सिस्टोलिक मरमर जो है सुनाई देगा। सिमिलरली आपको जो है क्रॉनिक टीआर के अंदर भी सेम कंडीशन देखने को मिलेगी।
जो मैंने आपको क्रॉनिक एमआर के अंदर बताया। क्रॉनिक एमआर का यूजुअल कॉज क्या होता है? रूमेटिक हार्ट डिसीज। फिर हम बात करते हैं आपके अर्ली सिस्टोलिक मर्मर के बारे में। मतलब जो दो कंडीशंस मैंने बताई थी कि प्रेशर ग्रेडियंट प्रेजेंट होना चाहिए और आपका जो डिफेक्ट है वो ओपन होना चाहिए, दोनों कंडीशंस आपके अर्ली सिस्टोल वाले फेज में फुलफिल होगी। लेकिन इसके बाद अर्ली सिस्टोल के बाद मिड सिस्टोल के अंदर एक तो आपका डिफेक्ट क्लोज हो जाएगा या फिर आपका जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो बंद हो जाएगा, इसीलिए मरमर सुनाई नहीं देगा। तो अगर मानते हैं पहली कंडीशन स्मॉल मस्कुलर वीएसडी, स्मॉल मस्कुलर वीएसडी के अंदर क्या होता है, आपके अर्ली सिस्टोल में तो मरमर सुनाई देता है क्योंकि दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है। लेकिन मिड सिस्टोल पर आते आते ये जो वीएसडी, ये डिफेक्ट जो है वो आपका क्लोज हो जाता है इन स्मॉल मस्कुलर वीएसडी। स्मॉल मस्कुलर वीएसडी के अंदर आपका जो डिफेक्ट है वो क्लोज हो जाता है ड्यू टू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के कारण स्मॉल मस्कुलर वीएसडी का मिड सिस्टोल तक आते आते आपका जो डिफेक्ट है वो क्लोज कर जाता है। दूसरा, जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये कब जीरो हो जाता है? ड्यूरिंग द मिड सिस्टोल। ये किस कंडीशन में होता है? आपका प्रेशर ग्रेडियंट कब मिड सिस्टोल में जीरो हो जाएगा? ये होता है आपका एक्यूट एमआर एंड एक्यूट टीआर के अंदर। अब ये समझाते हैं कि आपके एमआर के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। मैंने क्रॉनिक एमआर के केस में बताया था, यहाँ पे मैंने आपको क्रॉनिक एमआर में बताया था कि लेफ्ट एट्रियम डायलेट कर जाएगा, इसीलिए पूरे सिस्टोल के दौरान आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर रहेगा वो लेफ्ट एट्रियम से ज्यादा रहेगा, इसीलिए पूरे सिस्टोल के दौरान आपका ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेकिन यहां पर मैं कंडीशन बात कर रहा हूं एक्यूट एमआर की। एक्यूट एमआर में लेफ्ट एट्रियम डायलेट नहीं करता, वो ऐसा ही रहता है छोटा छोटा। तो इनिशियली सिस्टोल में लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ब्लड फिलिंग होगी लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम का भी प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रेशर ग्रेडियंट कोई बचेगा नहीं आपके लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, जिसके कारण आपका जो ये डिफेक्ट, ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये जीरो हो जाएगा बिफोर मिड सिस्टोल। इसलिए आपको अर्ली सिस्टोलिक मरमर सुनाई देगा किस केस में? एक्यूट एमआर। एक्यूट एमआर का यूजुअल क्या कॉज क्या होता है? एमआई होता है, और एक्यूट टीआर भी इसमें आ जाएगा। एक्यूट एमआर, एक्यूट टीआर, एक्यूट एमआर का कॉज एमआई, इसमें दिखता है आपको अर्ली सिस्टोलिक मरमर। फिर हम बात करते हैं, ये आपको रखना है, हम जब माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि क्यों लेट सिस्टोलिक मरमर आता है। तो लेट सिस्टोलिक मरमर आता है माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स में, ये हम इसको एमवीपी के अंदर ही पढ़ेंगे अच्छे से। फिर हम बात करते हैं अर्ली डायस्टोलिक मरमर के बारे में। अर्ली डायस्टोलिक मरमर का क्या है कि जो इनिशियल फेज है आपके डायस्टोल का, उसमें आपको दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाएगी। प्रेशर ग्रेडियंट भी मेंटेन रहेगा अर्ली फेज ऑफ डायस्टोल में, और आपका जो डिफेक्ट है वो भी ओपन रहेगा। अब मुझे बताओ कि अर्ली डायस्टोलिक मरमर, डायस्टोल शुरू किससे होता है? एस2 साउंड से शुरू होता है। हाँ जी, एस2 साउंड मतलब क्या? सेमिलुनर वाल्व क्लोज कर जाती है। अगर प्रॉब्लम इसी में है, सेमिलुनर वाल्व के क्लोजर में ही कुछ प्रॉब्लम होगा, तब जाके आपको अर्ली डायस्टोलिक मरमर जो है सुनाई देगा। और सेमिलुनर वाल्व के क्लोजर में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? आपकी दो वाल्व होती है, एक होती है एआर, एक होती है एओर्टिक वाल्व, एक होती है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनिक वाल्व दोनों के अंदर अगर रिगर्जिटेशन हो रहा है तो सेमिलुनर वाल्व बेसिकली क्लोज नहीं कर पा रही अच्छे से। तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन और पल्मोनिक रिगर्जिटेशन, इन दोनों कंडीशंस में हाई प्रेशर ग्रेडियंट होता है और डिफेक्ट ओपन होता है ड्यूरिंग अर्ली डायस्टोल। एओर्टिक रिगर्जिटेशन के मरमर को हम की हॉजकिंस मरमर कहते हैं, और पल्मोनरी रिगर्जिटेशन के मरमर को हम जो है ग्राहम स्टील मरमर कहते हैं। ये अगर आपको याद है। फिर हम बात करते हैं मिड डायस्टोलिक मरमर के बारे में। तो देखो, मिड डायस्टोलिक मरमर के अंदर अगर आपको बताओ, तो पहली बात तो आप मुझे ये बताइए कि मिड डायस्टोल है। मिड डायस्टोल मतलब बेसिकली पैसिव ब्लड फिलिंग फेज एंड एक्टिव ब्लड फिलिंग फेज। ये आपका बेसिकली मिड डायस्टोल मरमर है, क्योंकि अर्ली डायस्टोल के अंदर तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होता है, फिर पैसिव फिलिंग फेज होता है, फिर आपका रैपिड फिलिंग फेज होता है, एक्टिव फिलिंग फेज भी बोल सकते हैं इसको। तो अब मिड डायस्टोलिक मरमर है तो ये शुरू कर रहा है बेसिकली आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद, जब आपका सेमिलुनर वाल्व जो है, ये सॉरी सेमिलुनर नहीं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है ओपन कर जा रहा है, उसके बाद आपका जो है पैसिव फिलिंग एंड एक्टिव फिलिंग फेज शुरू होता है, और एट्रियस वेंट्रिकल के बीच में ब्लड जो है वो जाता है। अब आपको मरमर तो तब सुनाई देगा, नॉर्मली भी एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाता है पैसिव लिंक फेज के अंदर, उसका मरमर थोड़ा ही ना सुनाई देता है। आपको ये मरमर तब सुनाई देगा जब एट्रिया का प्रेशर ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स, बहुत ज्यादा। जब एट्रिया का प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स, तब जाके आपको मरमर सुनाई देगा। और एट्रिया का प्रेशर वेंट्रिकल से बहुत ज्यादा होता है इन केस ऑफ दिस माइट्रल स्टेनोसिस एंड ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, इन दोनों कंडीशंस में। तो इसीलिए आपको जो है मिड डायस्टोलिक मरमर सुनाई देगा। अब आप सोचोगे कि ये मॉर्फोलॉजी जो है मरमर की, कि मिड डायस्टोलिक मरमर पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर सिस्टोलिकली, वो होता क्यों है समझाते हैं। देखो, आपका प्रेशर ग्रेडियंट अर्लियरली मिड डायस्टोल के स्टार्टिंग में आपको पता है वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है वो जीरो होता है, और आपका एट्रिया का मान लेते हैं ग्रेट वेन्स के थ्रू एट्रिया के अंदर ब्लड आया हुआ है तो उसके अंदर 25 मान लेते हैं हम, ये प्रेशर हम कंसिडर कर रहे हैं। तो जो पैसिव फिलिंग फेज होगा तो उसमें मान लीजिए एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है
और वेंट्रिकल का प्रेशर हो गया 10 और एट्रिया का प्रेशर घट के हो गया 20। अब प्रेशर डिफरेंस जो बचा, प्रेशर ग्रेडियंट जो बचा वो 20 बचा, सिर्फ 10 बचा, पहले था 25। तो इसलिए मरमर का जो साउंड होगा वो भी कम होते जाएगा धीरे धीरे। लेकिन लास्ट में आपके प्रीसिस्टोलिकली क्या होगा, एक्टिव फीलिंग फेज शुरू हो जाएगा। और एक्टिव फीलिंग फेज के अंदर क्या होता है, आपकी एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर से जो आपका एट्रिया का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपका मरमर का साउंड भी बढ़ जाएगा और आपका प्रेशर ग्रेडियंट है वो भी बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको प्रीसिस्टोलिक एसेंचुएशन देखने को मिलता है ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्या देखने को मिलता है, प्रीसिस्टोलिक एसेंचुएशन देखने को मिलता है ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं कंटिन्यूअस मरमर। देखो कंटिन्यूअस मरमर के बारे में बता दूं, ये आपके वैल्वुलर हार्ट डिसीज के बारे में नहीं होते, वैल्वुलर हार्ट डिसीज के कारण नहीं होते आपके कंटिन्यूअस मरमर। ये पूरे पूरे कार्डियक साइकिल के दौरान प्रेजेंट रहेंगे। S1 से लेकर वापस दूसरा S1 जब तक आएगा तब तक ये प्रेजेंट रहेंगे आपके कंटिन्यूअस मरमर। ये पीक करते हैं ड्यूरिंग S2 के दौरान पीक करेंगे और पूरे कार्डियक साइकिल के दौरान आपकी कंटिन्यूअस मरमर जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये वैल्वुलर हार्ट डिसीज के कारण नहीं होते। अब कौन सी कंडीशंस में आपको कंटिन्यूअस मरमर देखने को मिलते हैं वो समझाते हैं। पहला, आपको ये तो समझ गया ना कि हमेशा ड्यूरिंग होल सिस्टोल एंड डायस्टोल आपको जो है प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करके रखना है, और आपका जो डिफेक्ट है वो ओपन होना चाहिए पूरे सिस्टोल और डायस्टोल दोनों टाइम्स के दौरान। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन आर्टेरी टू वेन एंड एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन एओर्टा टू पल्मोनरी आर्टेरी। इन दोनों में क्या होता है, आर्टेरी टू वेन आपको पता है आर्टेरी में प्रेशर ज्यादा होता है, वेन में प्रेशर कम होता है, दैट टू ड्यूरिंग बोथ सिस्टोल एंड डायस्टोल। इसलिए एवी फिस्टुला अगर है तो एवी फिस्टुला के अंदर आपको कंटिन्यूअस मरमर सुनाई देगा। सिमिलरली एओर्टा टू पल्मोनरी आर्टरी, इनके बीच में कनेक्शन कब होता है, पीडीए के अंदर, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, इसमें भी आपको कंटिन्यूअस मरमर सुनाई देगा। दोनों के अंदर आपको ये याद रखना है कि डिफेक्ट जो होता है वो ओपन होता है। डिफेक्ट ओपन होने का मतलब क्या है, वैल्व जो है ना एवी फिस्टुला के अंदर प्रेजेंट होती है और वैल्व जो है आपके ना पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में प्रेजेंट होती है, इसीलिए दोनों के अंदर आपको कंटिन्यूअस मरमर सुनाई देता है। ठीक है, और ये सारे जो कंटिन्यूअस मरमर हम पढ़ेंगे ना, ये आपको इनके जहां पर डिफेक्ट प्रेजेंट है वहां पर सुनने पड़ेंगे। ठीक है, अब दूसरा हम पढ़ते हैं ब्रूई। ब्रूई कहां पर है, ब्रूई बेसिकली मरमर का ही नाम है। जब आपका स्टिनोसिस हो जाता है किसी आर्टरी का, स्टिनोज आर्टरी है तो उसका एक प्रॉक्सिमल सेगमेंट होगा और उसका एक डिस्टल सेगमेंट होगा। मान लीजिए यहाँ पर आर्टरी स्टिनोज हो गई, उसका प्रॉक्सिमल सेगमेंट है, उसका डिस्टल सेगमेंट है। जब प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा तो यहाँ पर जो आपका मरमर का आवाज आएगा उसे हम कहते हैं ब्रूई, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रूई कहते हैं। जैसे रीनल आर्टरी स्टिनोसिस हो गया तो उसको हम ब्रूई बोलेंगे। लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि दिस विल बी हर्ड ओवर द डिफेक्ट, नॉट ओवर द हार्ट। अगर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है तो आपको ये जो ब्रूई है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का हार्ट के ऊपर थोड़ी ना सुनाई देगा, जहां पर रीनल आर्टरी प्रेजेंट होती है वहां पर सुनाई देगा। ठीक है, या फिर जो तीसरा कंडीशन जिसमें आपको कंटिन्यूअस मरमर सुनाई देता है, दैट इज इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू ब्लड वेसल्स। कभी कभी आपके ऑर्गन की डिमांड जो है बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण उस आर्टरी या फिर उस वेन के थ्रू जो ब्लड होता है वो बहुत ज्यादा फ्लो करता है और उसके कारण मरमर सुनाई देता है, कंटिन्यूअस मरमर सुनाई देता है। पहला, प्रेगनेंसी के दौरान यूटेराइन आर्टरी के अंदर आपको सफोल सुनाई देगा। लैक्टेशन के दौरान आपका मेमोरी आर्टरी के अंदर सफोल सुनाई देगा। तो ये दोनों आर्टेरियल कंटिन्यूअस मरमर के एग्जांपल्स है जिसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज कर रहा है थ्रू द ब्लड वेसल। यूटेरियन आर्टरी प्रेगनेंसी के दौरान सफोल सुनाई देता है, मेमोरी आर्टरी लैक्टेशन के दौरान सफोल सुनाई देता है। ये दोनों आर्टेरिया के एग्जांपल्स है। फिर ये दोनों आपके वेन्स के एग्जांपल्स है। पहला, सर्वाइकल वीनस हम, जब सीवियर अनीमिया हो जाता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको जो है सर्वाइकल वीनस हम सुनाई देता है। और दूसरा है पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर अम्बलिकस के आजू बाजू में जो वेन्स आपकी बड़ी बड़ी हो जाती है ना, उनके अंदर आपको ये मरमर सुनाई देता है जिसे हम कहते हैं क्रोविलियर बॉमगार्टन मरमर, क्रोविलियर बॉमगार्टन मरमर। और आपको ये सारे याद रखना है कि ये सारे के सारे जितने हमने कंडीशंस बताई ये कंटिन्यूअस मरमर्स थे। ये क्या थे, कंटिन्यूअस मरमर्स थे। मतलब पूरे सिस्टोल पूरे डायस्टोल के दौरान आपका प्रेशर ग्रेडियंट प्रेजेंट रहता है और डिफेक्ट होता है वो ओपन होता है। क्लैरिटी? ठीक है, अगर क्लैरिटी आ गई तो अब हम बात करते हैं कि उन फैक्टर्स के बारे में जो इंटेंसिटी ऑफ मरमर्स को डिसाइड करते हैं या फिर उनको अफेक्ट करते हैं। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कभी भी अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज कर रहा है तो मरमर की इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज कर रहा है तो मरमर की इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। दो एक्सेप्शन है बस, एक है माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स और एक है एचओसीएम दैट इज हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है तो इनके मरमर की आवाज कम होता है, अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज करता है तो इनके मरमर का आवाज बढ़ जाता है। ये दो एक्सेप्शन है, बाकी सारे आपके मरमर के आवाज जो है बढ़ेंगे ब्लड फ्लो के साथ और डिक्रीज भी होंगे ब्लड फ्लो के साथ। तो आप समझते हैं ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के टाइम पे आपको पता है कि राइट साइड ऑफ हार्ट में ज्यादा ब्लड होता है और लेफ्ट साइड ऑफ ब्लड के अंदर कम ब्लड होता है आपका ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन। तो राइट साइड के जितने भी आपके वैल्वुलर हार्ट डिसीज है उनमें जो भी मरमर आएंगे वो बढ़ जाएंगे, जैसे कि ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन, इनमें आने वाले जो मरमर है वो बढ़ जाएंगे। लेफ्ट साइड के सारे मरमर आपके घट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्लड है वो डिक्रीज कर रहा है
ब्लड आपका राइट साइड में इंक्रीज कर रहा है तो राइट साइड के मर्मर इंक्रीज कर जाएंगे, ब्लड आपके लेफ्ट साइड में डिक्रीज कर रहा है तो लेफ्ट साइड के जो मर्मर है वो डिक्रीज कर जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर दी एमवीपी एंड एचओसीएम। एमवीपी और एचओसीएम पहली बात तो ये लेफ्ट साइड के है दोनों, और यहां पर लेफ्ट साइड में आपका ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो बेसिकली डिक्रीज कर रहा है तो इनकी इंटेंसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन क्या होता है, एक्सपिरेशन के दौरान बेसिकली आपका जो ब्लड है ये इंक्रीज कर जाता है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पे, तो लेफ्ट साइड के जितने भी वैल्वुलर हार्ट डिसीज है उनका जो आपका ये चारों वैल्वुलर हार्ट डिसीज जो कि आपके लेफ्ट साइड के बेसिकली इनका मर्मर भी इंक्रीज कर जाएगा, और जो ब्लड फ्लो होता है डिक्रीज कर जाता है ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट, तो राइट साइड ऑफ द हार्ट के जो आपके वैल्वुलर हार्ट डिसीज है ये चारों, इनका जो मर्मर है ये कम इंटेंसिटी का हो जाएगा, ठीक है। और एमवीपी एचओसीएम ये लेफ्ट साइड के है, लेफ्ट साइड में एस्पिरेशन एक्सपिरेशन के दौरान बेसिकली आपका जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो जो आपका इनका मर्मर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। आपको ये अगर पता है तो ये बाकी तो आपको बहुत इजीली जो मैं आपको बता रहा हूँ वो निकाल सकते हैं, ठीक है। वाल्साल्वा मनावर, देखो ये दोनों को हम साथ में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग वाल्साल्वा मनावर एंड स्टैंडिंग, दोनों फेजेस के दौरान जो ब्लड फ्लो होता है वो डिक्रीज करता है टू बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ड्यूरिंग वाल्साल्वा मनावर एंड ड्यूरिंग स्टैंडिंग फेज जो ब्लड फ्लो करता है वो डिक्रीज हो जाता है ऑन बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, जिससे सारे मर्मर्स आपके डिक्रीज कर जाएंगे एक्सेप्ट फॉर एमवीपी एंड एचओसी, ठीक है, ठीक है। वाल्साल्वा मनोवर में आप याद रखें कि परसिस्टेंट एक्सपिरेशन होता है। फिर हम बात करते हैं ये दो कंडीशंस को साथ में याद रखें। ड्यूरिंग स्क्वाटिंग, स्क्वाटिंग के दौरान क्या होता है ना, इमीडिएटली आपका जो ब्लड फ्लो है ये पूरे पूरे दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में इंक्रीज कर जाता है। एंड दूसरा सुपाइन विद पैसिव लेग रेजिंग, इसमें भी पूरे दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड के अंदर जो है हार्ट के अंदर ब्लड का जो फ्लो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो अगर ब्लड फ्लो इन दोनों कंडीशंस में इंक्रीज कर रहा है तो सारे मर्मर आपके इंक्रीज कर जाएंगे दोनों कंडीशंस के अंदर, एक्सेप्ट फॉर एमवीपी एंड एचओसीएम जिनके मर्मर डिक्रीज कर जाएंगे। ये मैंने आपको बता दिया फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मर्मर्स के बारे में। अब हम बताते हैं आपको, ये समरी के लिए आप देखो यार, ये कौन सा आपका पैन सिस्टोलिक मर्मर है, वीएसडी में सुनाई देता है, फिर क्रॉनिक एमआर क्रॉनिक टीआर में सुनाई देता है, ये आपका कौन सा है देख लेना, ये रिवीजन के लिए है वैसे तो। फिर हम बात करते हैं अब आपके ऑस्कल्टेटरी एरियाज के बारे में। तो जो आपका एओर्टिक एरिया होता है, एओर्टिक एरिया होता है बेसिकली राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर, इसे कहते हैं हम एओर्टिक एरिया। यहां पर हम दो चीजें सुनते हैं, पहला ए टू हार्ट साउंड और एओर्टिक स्टेनोसिस, ए टू हार्ट साउंड एंड एओर्टिक स्टेनोसिस। देखो जिस नाम से है ना एरिया उसका हम सारा सुन लेंगे, मतलब एओर्टिक एरिया है तो एओर्टिक स्टेनोसिस सुन लेंगे, सिर्फ एक्सेप्शन है एओर्टिक रिगर्जिटेशन। एओर्टिक रिगर्जिटेशन को हम एओर्टिक एरिया में नहीं सुनते, कहीं और ही सुनते हैं, बस यही एक्सेप्शन है। बाकी माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल एरिया में हम माइट्रल स्टेनोसिस सुन लेंगे, पल्मोनरी एरिया के अंदर हम पल्मोनरी स्टेनोसिस और पल्मोनरी रिगर्जिटेशन सुन लेंगे, ऐसा है, ठीक है। तो दूसरा जो आपका ऑस्कल्टेटरी एरिया दैट इज लेफ्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस को हमने एओर्टिक एरिया बोला, लेफ्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस को हम पल्मोनरी एरिया बोल रहे हैं, जहां पर हम P2 सुनेंगे, PS सुनेंगे और PR सुनेंगे, इनके मर्मर सुनेंगे। फिर लेफ्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस हो गया, राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस हो गया, राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस को हमने एओर्टिक एरिया बोला था, लेकिन यहाँ पर एआर हम नहीं सुन रहे थे, तो एआर कहां पे सुनते हैं, तो हम एआर को सुनते हैं यहाँ पर लेफ्ट थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर, जिसको हम कहते हैं बेसिकली अर्थ एरिया, या फिर इसे हम नियो एओर्टिक एरिया भी कहते हैं। इस अर्थ एरिया या फिर नियो एओर्टिक एरिया के अंदर हम जो है एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मर्मर सुनते हैं और आपके एचओसीएम का मर्मर सुनते हैं, ठीक है। ये दो मर्मर सुनते हैं हम अर्थ एरिया के अंदर, और ये याद रखना है कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अलग अलग कॉजेस होते हैं। तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन अगर वैल्वुलर है, अगर वैल्वुलर है तो फिर उसका अर्थ एरिया में आपको मर्मर सुनाई देगा, लेकिन अगर एओर्टिक रिगर्जिटेशन है ड्यू टू एओर्टिक रूट डायलिटेशन तो उसका मर्मर आपको राइट साइड ऑफ स्टर्नम में सुनाई देता है, ठीक है, ठीक है। अगर आपका निप्पल के साइड में लेफ्ट साइड में निप्पल के लेवल पर फोर्थ या फिर फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, तो उस एरिया को हम कहते हैं लेफ्ट लोअर पैरास्टर्नल एरिया, जिसको दूसरा नाम है ट्राइकस्पिड एरिया और दूसरा नाम है राइट वेंट्रिकुलर एरिया। तो यहाँ पर हम ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, इन दोनों के मर्मर सुनते हैं। फिर S3 और S4 अगर राइट वेंट्रिकल के कारण आ रहे हैं तो फिर उनको सुनते हैं, और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को भी हम इसी ट्राइकस्पिड एरिया के अंदर सुनते हैं। और जो आपका इसी लेफ्ट साइड का अगर मिड क्लेविकुलर लाइन में लेफ्ट साइड का फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे अगर आपको सुनना है तो इस एरिया को पहली बात तो एपेक्स कहते हैं, माइट्रल एरिया कहते हैं, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का एरिया कहते हैं। तो इसमें आप माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन, माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स, S1 का फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज M1, एंड अगर S3 S4 आ रहा है ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल तो फिर वो सारे साउंड्स आप जो है लेफ्ट साइड की फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन पे सुनोगे। क्लैरिटी, क्लैरिटी, ठीक है।